मैं डॉक्टर रितेश कुमार। आज के लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का टॉपिक मौर्य प्रशासन है, जो एग्जाम की दृष्टि से हाईली इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार के फॉर्मेट में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार प्रश्न आते हैं, तो चलिए मेरे साथ और जल्द से जल्द इस लाइव क्लास में जुड़ जाए। मौर्य प्रशासन को समझने के लिए कुछ बेसिक है, उन बेसिक पर पहले काम करें, तदुपरांत मौर्य प्रशासन को समझने में काफी ज्यादा सहूलियत होती। मौर्य प्रशासन मूलतः कैसी थी, तो केंद्रीय थी। वैसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च पद या सर्वशक्तिमान कौन होता है, तो सम्राट होता है। ऐसी व्यवस्था को केंद्रीय के रूप में व्याख्या की जा सकती है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन में शासन का सर्वोच्च पद क्या था? सम्राट था, जो सभी विभागों का प्रधान था या समस्त शक्तियों का द्योतक था। लेकिन सम्राट अपने अधिकारों के प्रति मौर्य काल में निरंकुश नहीं थे। उन्हें असीमित अधिकार प्राप्त थे, लेकिन सम्राट जनता के हित में काम करते थे तथा वो किसी प्रकार की निरंकुशता को प्रदर्शित करने का कार्य नहीं किया करते थे। यहां आपको समझना पड़ेगा, सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी तथा कई अधिकारी होते थे। मूलतः मौर्य काल में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रकार की प्रतियोगिता अर्थात एग्जामिनेशन या परीक्षा होती थी। उस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता था? तो उपदाह परीक्षण के नाम से जाना जाता था। जनरली यह प्रश्न पीसीएस में, एसएससी के एग्जाम में लगातार आते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में सम्राट की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में आपको समझना होगा कि सम्राट की सुरक्षा में जिन्हें अंगरक्षक बनाया जाता था, वह महिला अंगरक्षक होती थी तथा उम्मीद की जाती थी कि यह महिला अंगरक्षक सुरक्षा के सारे नियमों का अनुपालन करेगी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ मौर्य शासन काल के जब आप प्रशासन की व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको कौटिल्य के सप्तांग दर्शन को समझना पड़ेगा या सप्तांग सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को ही कहा जाता है। शासन से संबंधित इस सप्तांग सिद्धांत को हम 7 भागों में बांटते हैं। आखिर वो भाग कौन है? तो वो भाग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। इन 7 बिंदु के माध्यम से, इन 7 भागों के माध्यम से व्यवस्थित शासन की जा सकती है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? तो चाणक्य। लेकिन अशोक के सप्तम शिलालेख से हमें स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में 3 प्रकार के अधिकारी, जिसमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी को उक्सा कहा जाता था। उक्सा अर्थात उच्च अधिकारी को सप्तम अभिलेख में या शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? तो उक्सा के नाम से जाना जाता है। इसी अभिलेख में मध्यम श्रेणी के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो मझिमा के नाम से जाना जाता है। और निम्न श्रेणी के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिव्या के नाम से जाना जाता है। मौर्य प्रशासन को समझने के लिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय की साम्राज्य की स्थिति को समझना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय साम्राज्य जो था वो 4 भागों में बटा था। सामान्यतः स्टूडेंट हल्के फुल्के चीज को तो देख लेते हैं, लेकिन जो चीज परीक्षा में आती है उसे नजरअंदाज करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी टॉपिक को पढ़ने के क्रम में गंभीरता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अच्छे राइटर के बुक, बेसिक बुक को आधार बनाए, जिससे आपको एग्जाम में लाभ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत 4 भागों में बटा था, अर्थात 4 प्रांतों में बटा था। उत्तरापथ के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जिन्हें हम कंबोज, गंधार, कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान में विभाजित कर सकते हैं। ये तमाम क्षेत्र किस क्षेत्र में आते थे? तो उत्तरापथ में आते थे।
ठीक उसी प्रकार अवंती रात में काठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना, राजपूताना का मतलब आप राजस्थान भी कर सकते हैं, मेवाड़ भी कर सकते हैं, वहां का क्षेत्र। प्राच्य में कौन सा क्षेत्र आते थे? तो यूपी आता था, बिहार आता था और बंगाल आता था। आप यूपी के जगह संयुक्त प्रांत भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिणापथ में कहां के क्षेत्र आते थे? तो विंध्य के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे दक्षिणा क्षेत्र के अंदर लाया जाता था, दक्षिणापथ का। यहां आपको ध्यान देना है कि मौर्य साम्राज्य को 5 चक्र में विभाजित किया गया कालांतर में। यहां चक्र का अर्थ क्या होगा? तो यहां चक्र का अर्थ प्रांत होगा। ये चक्र कौन कौन थे? उत्तरापथ थे। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? आपसे परीक्षा में बार बार राजधानी पूछा जाएगा इन राज्यों का। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला थी। साथ ही इस उत्तरापथ में एक और क्षेत्र आते थे, वो क्षेत्र कौन थे? सौराष्ट्र। सॉरी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। इनमें 2 और क्षेत्र आते थे, शाकल और कंधार आते थे। ठीक उसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में की राजधानी कहां थी? उज्जैन थी। इसमें कौन से क्षेत्र आते थे? तो सौराष्ट्र आते थे। और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, इसमें कौन से क्षेत्र आते थे? तो इसीलात। ठीक उसी प्रकार मध्य क्षेत्र में पाटलिपुत्र आते थे, लेकिन पाटलिपुत्र के अलावा जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, इसमें कौशाम्बी और कुंडलू वर्धा नामक क्षेत्र भी आते थे। और पूर्वी क्षेत्र में तोसाली और समापाली। यहाँ पे जो पहला नाम है तोसाली, वो इस क्षेत्र की क्या हो गई? राजधानी हो गई। ठीक उसी तरह मध्य क्षेत्र की राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ हो गई? स्वर्णगिरी हो गई। पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी कहाँ हो गई? उज्जैन हो गई। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ हो गई? तक्षशिला। ये पोर्शन परीक्षा में बार बार, लेकिन यहां पे आपको समझना है, क्योंकि मौर्य प्रशासन टॉपिक है, तो मौर्य प्रशासन को हम कैसे समझे, इसके लिए आपको अर्थशास्त्र को आधार बनाना होगा। मौर्य शासन में सम्राट को सहायता देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी, जिसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होती थी? तो कुछ ग्रंथें या पुस्तकें बताती है 12, कुछ पुस्तकें बताती है 16 और कुछ पुस्तकें 20 बताती है। लेकिन अर्थशास्त्र जो मौर्य प्रशासन की इतिहास की प्रामाणिक जानकारी देती है, अर्थशास्त्र में मंत्री की संख्या को कितना बताया गया है? तो 18 बताया गया। लेकिन इसे क्या कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, जिसमें 3 ऐसे मंत्री होते थे, 3 ऐसे अधिकारी होते थे जिनका वेतन काफी ज्यादा होता था। उनका वेतन कितना होता था? 48,000 पन होता था। वे कौन थे? तो पुरोहित थे, प्रधानमंत्री थे और सेनापति थे। समाहर्ता और सन्निधाता का वेतन कितना होता था? 24,000 पन वेतन होता था। लेकिन अर्थशास्त्र में जिन 18 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तीर्थ के नाम से जानते हैं। वे अधिकारी कौन थे? ये परीक्षा में बार बार आएगा। वे अधिकारी मंत्री थे, जिन्हें मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथ में इन्हें महामंत्री या प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार द्वितीय अधिकारी को पुरोहित के नाम से जाना जाता है, तृतीय अधिकारी को सेनापति, चौथे को युवराज और 5वें को द्वारिक। ये परीक्षा में लगातार आएगा। द्वारिक नामक अधिकारी क्या करता था? तो यह राज दरबार और सीमा का संरक्षक होता था। छठे अधिकारी को हम अंतर्वेदिक कह सकते हैं, जो अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता का कार्य क्या था? तो आय का संग्रह करने का था। सन्निधाता का काम क्या था? यह राजकोष का अध्यक्ष था। साथ ही साथ प्रशस्ति नामक अधिकारी जेलों का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा को फौजदारी न्यायपालिका का अध्यक्ष माना जाता था। नायक जो होता था वह नगर का अध्यक्ष होता था। और नगर कोतवाल को कहा जाता था, लेकिन नगर कोतवाल को एक और नाम से जाना जाता था। उसे किस नाम से जाना जाता था? नागरक के नाम से जाना जाता था।
सड़क शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी नागरिक को प्रदान की गई थी। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और कर्मांतिक कारखाना के सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के अध्यक्ष, जितने सारे मंत्री हैं उसके एक अध्यक्ष होते थे, उसका भी उल्लेख है। दंडपाल पुलिस आयुक्त को कहा जाता था और दुर्गपाल दुर्ग के सुरक्षा का सर्वोच्च अधिकारी था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक हुआ करता था। इसके अतिरिक्त भी अर्थशास्त्र में कई अधिकारियों का उल्लेख है। कई प्रमुख अधिकारी जो अध्यक्ष की भूमिका में थे, उन अधिकारियों का उल्लेख है। इनकी संख्या कितनी थी? तो 26 थी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम इन 26 को न ध्यान देकर कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्षों का ही जिक्र कर किए हैं जो परीक्षा में बार बार आता है। जैसे अकारा अध्यक्ष क्या था? तो यह खान का सर्वोच्च अधिकारी था, धातु नियंत्रक। ठीक उसी प्रकार अक्ष पटलाध्यक्ष क्या था? अकाउंट कंट्रोलर था, लेखा नियंत्रक था। गणिका अध्यक्ष कौन था? वेश्याओं का अध्यक्ष था। ठीक उसी प्रकार पोताध्यक्ष कौन था? माप तौल का प्रमुख अधिकारी था। सीताध्यक्ष कौन था? तो सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी था। लवणाध्यक्ष कौन था? लवण विभाग अर्थात नमक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विविधता अध्यक्ष कौन था? चारागाह भूमि का सर्वोच्च अधिकारी था। सुनाध्यक्ष कौन था? पशुओं का रक्षक था। साथ ही साथ यह बूजर खाना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। कुप्याध्यक्ष कौन था? वन उत्पाद का अधिकारी था। तथा महामात्रा प्रसरण कौन था? तो सर्वोच्च गुप्त अधिकारी हुआ करता था। नवाध्यक्ष नौवहन का अधिकारी था। और पन्याध्यक्ष कौन था? व्यापार और वाणिज्य का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार सुराध्यक्ष शराब विभाग का प्रधान हुआ करता था। अर्थशास्त्र में ऐसे अध्यक्षों की संख्या कितनी बताई गई है? 26 बताई गई है। लेकिन मैं जिनका उल्लेख किया हूं ये तमाम प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं, तो इस पे आपको लगातार ध्यान करना है। जब हम सेगमेंट ई में आते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि मौर्य काल में प्रांतीय शासन कैसे चलता था। तो मौर्य काल में प्रांतों के शासन के लिए राजकुमार को आधार बनाया जाता था। इस राजकुमार को आधार बनाया जाता था मूलतः हम इस बात पे गौर कर सकते हैं कि राज परिवार में जो सम्राट के संतान होते थे उनके द्वारा शासन चलाया जाता था। अशोक के अभिलेख में, मेरा इधर एक सेगमेंट छूटा हुआ उसका जिक्र मैं इसके बाद कर देता हूं। अशोक के अभिलेख में गवर्नर को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कुमार पुत्र या आर्य पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। संपूर्ण सम्राट को प्रांत, मंडल, जिला, स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक और संग्रहण में विभाजित किया गया था। यहां ध्यान देने की बात है, अर्थशास्त्र में मंडल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठा कहा जाता था। तथा मंडल जिला में विभाजित था। जिला को आहार, विषय या जनपद कहा जाता था। जिला के प्रधान को विषयपति के नाम से जाना जाता। सामान्यतः स्थानीय में गांवों की संख्या कितनी थी? तो 800 गांवों की संख्या थी। ठीक उसी प्रकार द्रोणमुख में गांवों की संख्या कितनी थी? 400 थी। खरवटिक में गांवों की संख्या कितनी थी? 200 थी। और संग्रहण में गांवों की संख्या कितनी थी? 100 थी। लेकिन शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो गांव के नाम से जानते हैं। लेकिन राज्य स्तर पे, प्रांत स्तर पर एक अधिकारी हुआ करता था जिसे हम युक्त के नाम से जानते हैं। यह अधिकारी केंद्र और प्रांत के बीच मध्यस्थ की भूमिका अर्थात कड़ी की भूमिका निभाने का काम करता था। साथ ही साथ रक्षिण कौन थे? तो ये पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन जिला अधिकारी को यूनानी साहित्य में किस नाम से जाना गया है? या मेगास्थनीज ने
प्रांत के जिला नगर के जिलाधिकारी को अर्थात किसी नगर के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया है? एग्रोनोमोई के नाम से संबोधित किया है। लेकिन सड़क मार्ग या राज्य मार्ग के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? एंटीनोमोई के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रांतीय शासन हो गया। लेकिन अर्थशास्त्र के प्रशासन में जो अधिकांश प्रश्न आते हैं वो विभिन्न अधिकारी और उनके काम से आते हैं। इसी क्रम में अर्थशास्त्र में कुछ छोटे मोटे अधिकारी का भी उल्लेख है जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे रूपदर्शक नामक अधिकारी किस प्रकार का अधिकारी था? तो यह मुद्रा निरीक्षक था। कौन सा मुद्रा असली है, नकली है, उसको देखने का काम रूपदर्शक करता था। कार्मिक नामक अधिकारी कार्य का अधिकारी हुआ करता था और कर्णिक नामक अधिकारी लिपिक की भूमिका निभाता था तथा तत्पुरुष नामक अधिकारी किसकी भूमिका निभाता था? तो ये भी लिपिक की भूमिका निभाता था। हस्तिपक कौन था? तो हस्तिपक हाथियों पर नियंत्रण रखता था, या हम कह सकते हैं हस्तिपक महावत को भी कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार चोरज्जू नामक एक अधिकारी हुआ करते थे, इसका भी उल्लेख है, जिसका मुख्य काम क्या था? चोरों को था। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा नंदीपाल नामक अधिकारी जो था उसका क्या कार्य था? तो वो नदियों की रक्षा करने का काम करता था। इन तमाम पोर्शन से लगभग सेगमेंट ए, बी, सी, डी और ई से लगातार परीक्षा में प्रश्न। अब आइए प्रांतीय शासन तो आप समझ लिए, अब पाटलिपुत्र का शासन कैसे चलेगा इस सेगमेंट से भी लगातार परीक्षा में। पाटलिपुत्र के शासन की प्रमाणिक जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। पाटलिपुत्र में जो शासन चलता था वह नगर पालिका के माध्यम से चलता था। सामान्यतः पाटलिपुत्र में शासन चलाने के लिए 30 सदस्यीय वाली 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5-6। अब यहाँ पे आपको समझना है पाटलिपुत्र में जिसका यूनानी नाम क्या है? पालीब्रोथा है तथा इस पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन के द्वारा की गई। साथ ही साथ तृतीय बौद्ध संगति कब किस शहर में की गई? वो पाटलिपुत्र में की गई। और साथ ही साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि औरंगजेब के समय इस पाटलिपुत्र का नाम क्या कर दिया गया? तो अजीमाबाद कर दिया गया। लेकिन पाटलिपुत्र का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो कुसुमपुर है। ये तमाम प्रश्न आपको परीक्षा में आते रहते हैं। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा जो पाटलिपुत्र के शासन से संबंधित प्रथम समिति थी उसका काम क्या था? उद्योग तथा शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह समिति किस पे जोर देती थी? तो यह विदेशियों पे नजर रखती थी, उनके आवागमन पे ध्यान देती थी। तृतीय समिति जन्म और मरण पे ध्यान देती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य पे ध्यान देती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय पे ध्यान देती थी। और छठी समिति सेल टैक्स अर्थात बिक्री कर वसूलने का काम करती थी। यह तमाम जानकारी का आधार जो है मेगास्थनीज का इंडिका है। इसके आधार पर इन तमाम बातों का उल्लेख है। जब मौर्य काल के हम न्याय व्यवस्था पे आते हैं तो हम पाते हैं कि समस्त न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? तो सम्राट होता है। लेकिन 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, एक को धर्मस्थीय और दूसरे को कंटक शोधनी के नाम से जाना जाता है। धर्मस्थीय दीवानी मामले, भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। इसमें दीवानी मामले में 3 अमात्य और 3 व्यवहारिक होते थे। व्यवहारिक मूलतः न्यायाधीश को कहा जाता था। इन 6 सदस्यों के द्वारा ही निर्णय देने का काम किया जाता था। ठीक उसी प्रकार कंटक शोधक जो फौजदारी मामले, मारपीट, हत्या के मामले पर निर्णय देते थे, उनमें 3 प्रदिष्टि और 3 अमात्य होते थे। अर्थात इन 6 लोगों के माध्यम से निर्णय दिया जाता।
जब मौर्य काल के हम गुप्तचर व्यवस्था पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था का विभाग था, उस विभाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो महामात्या सर्प के नाम से जानते हैं। सामान्यतः यूनानी लेखक ने गुप्तचर अधिकारी के लिए ओवरसियर और निरीक्षक शब्द का प्रयोग किया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गुड शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम संस्था और संचार के नाम से जानते हैं। संस्था ऑफिस के माध्यम से किसी स्थान विशेष के माध्यम से संपूर्ण साम्राज्य की जानकारी लेती थी, लेकिन संचार की जो व्यवस्था थी उसमें व्यक्ति, उसके सदस्य घूम घूम कर, भेष बदल बदल कर साम्राज्य की स्थिति की जानकारी सम्राट को देने का काम करते थे। जब मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था पे आते हैं तो सैन्य व्यवस्था के संचालन के लिए 30 सदस्यीय 6 समिति होती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना का प्रधान किसे कहा जाता था? सेनापति को कहा जाता था। लेकिन युद्ध में जो नेतृत्व करता था सेना का, उसे हम किस नाम से जानते थे? तो नायक के नाम से जानते। यहां ध्यान देना है, प्रथम श्रेणी जो था वह नौसेना से था, अर्थात जल सेना से था। द्वितीय समिति जो काफी इंपॉर्टेंट है, यातायात और रसद से संबंधित था। तृतीय संबंधी पैदल सेना से संबंधित है। चतुर्थ समिति अश्वरोही सेना अर्थात अश्व सेना से संबंधित है। पंचम समिति गज सेना से, और छठम समिति किससे संबंधित है? तो रथ सेना से संबंधित। जब सेगमेंट के पे हम जाते हैं तो मौर्य प्रशासन में किसी भी साम्राज्य की विशेषता उसके टैक्सेशन पे डिपेंड करती है। जिस साम्राज्य की टैक्सेशन जितनी अच्छी होगी, उसका विकास उतना ही चौतरफा होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि भूमि तथा राजस्व में या मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य आधार क्या था, तो आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो कितना लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर को टेक्निकल रूप से किस शब्द से व्याख्यात किया गया है? तो भाग शब्द किया गया है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को हम किस नाम से जानते हैं? सीता के नाम से जानते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो संग्रह वसूलने का काम करते थे, वो किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो स्थानिक और गोप के द्वारा किया जाता था। इतने बड़े विशाल साम्राज्य, इतने विशाल सेना के लिए, कुशल प्रशासन के लिए स्वाभाविक तौर पे धन की आवश्यकता होती थी। लेकिन यह धन कैसे आए? इसके लिए कर की काफी ज्यादा गुंजाइश थी। फलतः मौर्य काल में कई प्रकार के कर लगाए गए, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे भाग्य क्या है? कृषि उत्पादन पे लगाए जाने वाला कर। गुल्म क्या है? सैनिक कर। निष्क्रम्य क्या है? निर्यात कर। पिंड कर क्या है? गांव का जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन पे साल में जो एक बार कर लगाया जाता था, उस कर को हम किस नाम से जानते हैं? पिंड कर के नाम से जानते हैं। प्रति कर क्या है? उत्पाद के रूप में लिया जाता था। प्रवेश कर क्या है? आयात कर के रूप में लिया जाता था। शुल्क क्या है? तो कस्टम ड्यूटी है, अर्थात सीमा शुल्क है। तथा वर्तनी क्या है? तो रोड टैक्स है, जिसे हम पथ कर के नाम से जानते हैं। सृष्टि जो लगातार परीक्षा में आता है, यह श्रम से संबंधित कर है, इसे हम बेगार कर के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। पार्श्व क्या है? जब किसी व्यक्ति को काफी ज्यादा लाभ होने लगता था, तो मौर्य शासक के द्वारा एक कर लिया जाता था, जिसे पातर्व कर के नाम से जाना जाता था। रजु क्या है? भूमि नाम पर लिया जाने वाला कर था। विविध क्या है? जब राजकीय भूमि में आपके चौपाए जानवर चढ़ने का काम करेंगे, घास खाने का काम करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो कर लिया जाता था, उसे विविध कर के नाम से जाना जाता था। बलि
किस प्रकार का कर था? तो भू राजस्व कर था। प्रणय किस प्रकार का कर था? तो इमरजेंसी कर था, जिसे आपातकालीन कर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वरिका क्या था? आयकर था। उद्योग क्या था? सिंचाई कर था। सेतु क्या था? फल और फूल के उत्पादन होने पे जो कर लिया जाता था उसे हम सेतु के नाम से जानते थे। परिहानि क्या था? जब किसी के पशु के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाए या उसके खेत को नुकसान पहुंचाया जाए तो सरकार के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को परिहानि कहा जाता था। साथ ही साथ एक विशेष ओकेजन पे मौर्य साम्राज्य की जनता से जो कर लिया जाता था उसे हम किस नाम से जानते हैं? औपायानिक कर के नाम से जानते हैं। जनरली ये तमाम पॉइंट आपको जल्दी उपलब्ध नहीं होंगे, इसे ध्यान पूर्वक देखना है और कम से कम 4-5 दिन देखने का काम करना है। लेकिन मौर्य काल में संपूर्ण साम्राज्य की जनसंख्या पे विशेष नजर रखने का काम किया जाता था। इस क्रम में आपको समझना होगा, प्रत्येक वर्ष जनगणना होती थी और जनगणना के लिए मौर्य साम्राज्य में एक विभाग की स्थापना की गई थी। उस विभाग को मुर्दुम शुमारी के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई, लेकिन प्रामाणिक रूप से भारत में जनगणना किसने शुरू करवाया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा की। डेमोग्राफी में हम जनसंख्याओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन तमाम बिंदुओं को बार बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार प्रश्न आते। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। लेकिन जाते जाते आंख बंद करने से खतरा न जाएगा। आंख बंद करने से खतरा न जाएगा। वह देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा।